स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए, इसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षा। आज हम लोग हिंदी शिक्षा में जानेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज टीचिंग, नवीन शिक्षण प्रणालियाँ और भाषा शिक्षण। शिक्षार्थी अधिक से अधिक सीखे, इस विषय पर प्राचीन काल से ही विचार होता आ रहा है। हमारे वेद उपनिषद और इन पर आधारित सठ दर्शनों में ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों की विशद विवेचना की गई है। इन सब ज्ञान के आधार पर हमने शिक्षण की अनेक विधियों का विकास भी किया था, परंतु इस युग में इस क्षेत्र में विशेष कार्य पाश्चात्य देशों में हुआ है। वहाँ पिछले 7 दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रयोग से अनेक नई शिक्षण विधियों का विकास हुआ है। हमारे देश में इस दिशा में सोचा विचारा गया है और शिक्षण की कई नई विधियों का विकास हुआ है और नवीन शिक्षण विधियों से तात्पर्य इन्हीं शिक्षण विधियों से है। इसमें पहला आता है हमारा प्ले वे मेथड अर्थात खेल प्रणाली। खेल विधि यूं तो शिक्षण की अति प्राचीन विधि है, लेकिन इसके आधुनिक रूप का विकास इसी युग में की देन है। प्राचीन भारत में राजकुमारों को तलवार, भाला, तीर चलाने का अभ्यास आखेट की खेल क्रिया द्वारा कराया जाता था। आज से हजारों वर्ष पूर्व भरत मुनि ने नाटक के शैक्षिक महत्व को स्पष्ट कर शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रयोग किया था। तब सामान्य जनता को इतिहास, संस्कृति और आचरण की शिक्षा नाटकों के माध्यम से दी जाती थी। आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमार को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों का प्रयोग किया था। हमारे देश की भांति अनेक देशों में भी खेल के शैक्षिक महत्व को बहुत पहले समझा गया था। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेलों की उपयोगिता स्वीकार की है, परंतु खेल क्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आधुनिक युग में हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने खेल और कार्य के अंतर को स्पष्ट किया है। इस ज्ञान के आधार पर शिक्षा शास्त्रियों ने खेल कार्य को खेल की क्रिया में बदलने के सफल प्रयोग किए हैं। पाश्चात्य विद्वान कुक महोदय ने अपनी पुस्तक प्ले वे में खेल विधि को एक निश्चित रूप प्रदान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि अंग्रेजी भाषा और साहित्य पढ़ाने के लिए कक्षा कार्य में खेल की भावना को नाटक और वाद विवाद के रूप में उपस्थित किया जाए तो बच्चे उत्सुक होकर कार्य कर सकेंगे, खेल खेल में भाषा को सीखेंगे। आज इस विधि का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण हेतु किया जाता है। खेल विधि के सिद्धांत: खेल मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल क्रिया और कार्य में मूलभूत अंतर यह है कि खेल मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है और कार्य अर्जित गुणों के आधार पर किए जाते हैं। खेल और कार्य में दूसरा अंतर ये होता है, खेल का उद्देश्य खेल ही होता है और कार्य किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। खेल और कार्य में तीसरा अंतर ये होता है कि खेल की क्रिया में बच्चों को स्वतंत्रता रहती है और कार्य उन्हें एक निश्चित रूप करना होता है। खेल और कार्य में चौथा अंतर ये होता है कि खेल क्रिया में बच्चों को यदि आदि से अंत तक आनंद मिलता है, इसलिए उनकी उसमें स्वाभाविक रुचि होती है, जबकि कार्य का आनंद कार्य के उद्देश्य की प्राप्ति पर होता है। इसलिए कार्य के प्रति बच्चों की रुचि को बनाए रखना पड़ता है। साफ जाहिर है कि कार्य को खेल की भावना में बदला जा सकता है। कार्य को खेल की भावना में बदलने वाले नियमों को ही खेल विधि के सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। ये सिद्धांत होते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत। खेल विधि के रूप: खेल विधि के 2 रूप होते हैं। पहले प्रकार की खेल विधियां हैं जिनमें खेलों के माध्यम से पाठ्यक्रमीय विषयों का शिक्षण और क्रियाओं का प्रशिक्षण किया जाता है। इस हेतु सामान्य खेल आंख मिचौली, चोर सिपाही, नाटक मंचन, कहानी कथन आदि का भी प्रयोग होता है और कुछ खेलों उसका विकास भी किया गया है। किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी प्रणालियां इसी प्रकार की शिक्षण प्रणालियां हैं। दूसरे प्रकार की खेल विधियां भी हैं जिनमें खेलों को नहीं, खेल भावना को स्थान दिया जाता है। इन विधियों में सीखने सिखाने की क्रिया को स्वाभाविक बनाया जाता है। बच्चों को अपना कार्य करने के ढंग से
करने की स्वतंत्रता दी जाती है और उन्हें ऐसे कार्य ही कराए जाते हैं जिनके करने से उन्हें आदि से अंत तक आनंद मिलता है। और इस प्रकार सीखने सिखाने की क्रिया को खेल की क्रिया में बदल दिया जाता है। डाल्टन और प्रोजेंट प्रणालियों में खेल विधि को इस दूसरे रूप को ही अपनाया गया है। खेल विधि का प्रयोग। खेल विधि के दो रूप होते हैं, एक खेलों के माध्यम से शिक्षण और दूसरा कार्य को खेल के रूप में बदलकर शिक्षण करना। प्रथम प्रकार की खेल विधियों में बच्चों के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम संबंधी खेल खिलाए जाते हैं, मानसिक विकास हेतु मानसिक खेल खिलाए जाते हैं, सामाजिक विकास हेतु सामूहिक खेल खिलाए जाते हैं, भाषा की शिक्षा हेतु वार्तालाप, अभिनय, भाषण आदि खेल खिलाए जाते हैं और विभिन्न विषयों की शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षिक खेल खिलाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के खेल विधियों में बच्चों को कार्य की स्वतंत्रता दी जाती है, कार्य को आनंदमय बनाया जाता है और बच्चे स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। इन विधियों में बाहरी खेलों का सहारा नहीं लिया जाता है, परंतु शिक्षण की क्रिया को ही खेल की क्रिया में बदल दिया जाता है। खेल विधि और भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण हेतु भी खेल विधि का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, एक खेलों के माध्यम से शिक्षण और दूसरा कार्य को खेल की भावना से करने के द्वारा शिक्षण करना। यूँ तो प्राचीन काल में भी बच्चों को रोचक कहानियाँ, नाटक के माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती थी और ये सब कार्य खेल भावना से किया जाता था, परंतु वर्तमान में तो इस हेतु अनेक भाषाई साहित्य खेलों का सीधा प्रयोग किया जाता है। यूँ तो इस प्रकार की शुरुआत किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली में की गई है, परंतु अब तो इस हेतु अति आधुनिक भाषाई खेलों का विकास किया जा चुका है और ये खेल भी दो प्रकार के बनाए गए हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। व्यक्तिगत भाषाई खेल अनेक प्रकार के बनाए गए हैं, जैसे अक्षरों की सहायता से शब्द बनाना, शब्दों की सहायता से वाक्य बनाना, किसी एक अक्षर से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाना, एक शब्द से अधिक वाक्यों का प्रयोग करना, वाक्यों के रिक्त स्थानों की उपयुक्तम शब्दों से पूर्ति करना। वर्तमान में तो इस प्रकार के खेल कंप्यूटर में फीड कर दिए जाते हैं, कंप्यूटर ही खेल खेलने वाले का मूल्यांकन करता है। बच्चे इसमें बहुत रुचि लेते हैं और खेल में अक्षरों, शब्दों, वाक्यों, शुद्ध वर्तनी की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन्हीं खेलों को प्रतियोगिता का रूप देकर सामूहिक खेलों में बदल दिया जाता है और अधिक अंक प्राप्त करने वाली टोली को विजयी घोषित कर दिया जाता है। वर्तमान में उच्चारण, वर्तनी और वाक्य रचना संबंधी अनेक अन्य भाषाई खेलों का विकास किया गया है और इनके माध्यम से बच्चों को उच्चारण, वर्तनी और वाक्य रचना की शिक्षा बड़े रोचक ढंग से दी जाती है। मातृभाषा शिक्षण में साहित्यिक खेलों का प्रयोग तो बहुत पहले से होता चला आ रहा है। इनमें भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी, कवि दरबार और कवि सम्मेलन मुख्य हैं। इनके माध्यम से बच्चों को मौखिक भाषा सुनने और बोलने के कौशल में दक्ष किया जाता है। पठन कौशल के विकास के लिए पठन प्रतियोगिता और लेखन कौशल विकास के लिए लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बस सब इसमें बच्चों की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है और आदि से अंत तक इसमें उनकी रुचि बनाए रखना आवश्यक होता है। इनके अभाव में इन्हें खेल नहीं कहा जा सकता है। दूसरे प्रकार की खेल विधियों में भाषा शिक्षण को ही खेल में बदल दिया जाता है। बच्चों को उच्चारण, वर्तनी और रचना कौशल की शिक्षा उनकी रुचि, रुझान और योग्यता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चलाई जाती है। बच्चे स्वयं आगे आते हैं और स्वयं करके स्वयं के अनुभवों से सीखते हैं और अभ्यास द्वारा भी सीखते हैं। अब हम जानेंगे कोरिलेशन मेथड, सहसंबंध प्रणाली। खेल विधि की भांति सहसंबंध विधि भी शिक्षण की अति प्राचीन विधि है, परंतु इसके आधुनिक रूप का विकास इसी युग की देन है। प्राचीन काल में संपूर्ण ज्ञान एक इकाई के रूप में ही विकसित और सुरक्षित था और उसका शिक्षण भी एक इकाई के रूप में ही किया जाता था। धीरे धीरे ज्ञान के क्षेत्र में विकास होता गया और एक दिन वह इतना विस्तृत हो गया कि उसके पूर्ण रूप से ग्रहण करना संभव नहीं रहा। अतः उसे विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया। तब ज्ञान के इन विभिन्न अनुशासन विषयों को अलग अलग पढ़ाया जाने लगा। जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट पहला व्यक्ति था जिसने इस बात पर बल दिया कि विद्यालय पाठ्यक्रम के समस्त विषयों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस विषय को पढ़ाने के में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो। उसने कहा कि ऐसा विद्यालय विषयों का शिक्षण साहित्य और साहित्य की सहायता से किया जाए तो ये अति स्वाभाविक और सरल होगा। हार्वर्ड के विषय जिलर ने हार्वर्ड के इस चिंतन को आगे बढ़ाया और इस बात पर बल दिया कि इतिहास
को केंद्रीय विषय मानकर समस्त विषयों का शिक्षण करना चाहिए। परिणाम स्वरूप विद्यालय पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को अलग अलग पढ़ाने के स्थान पर उन्हें एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने की एक विधि का विकास हुआ, इसे सहसंबंध विधि के नाम दिया गया। सहसंबंध विधि के सिद्धांत। सहसंबंध विधि का विकास इस मूल अवधारणा पर हुआ कि सामान्य ज्ञान पूर्ण इकाई है। इसे हम सहसंबंध विधि का पूर्ण सिद्धांत मान सकते हैं। सहसंबंध के विषय में दूसरा तथ्य यह है कि सहसंबंध सदैव स्वाभाविक होता है, रुचिकर होना चाहिए, बच्चों के जीवन से संबंधित भी होना चाहिए। इन्हें हम सहसंबंध विधि के गौर सिद्धांत मान सकते हैं। इस प्रकार सहसंबंध विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है: ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। सहसंबंध विधि के रूप। सहसंबंध विधि के दो प्रकार होते हैं: लंबीय सहसंबंध वर्टिकल कोरिलेशन और क्षैतिज सहसंबंध हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। लंबीय सहसंबंध क्या होता है? जब शिक्षक पाठ्यचर्या के किसी विषय की शाखा विषय का शिक्षण करते समय उसी विषय की अन्य शाखाओं से संबंध स्थापित करता है, उसका विकास एक साथ करता है, तो उसे लंबीय सहसंबंध कहते हैं। क्षैतिज सहसंबंध क्या होता है? जब शिक्षक पाठ्यचर्या के किसी एक विषय का शिक्षण करते समय उसका संबंध पाठ्यचर्या के किसी दूसरे विषय से स्थापित करता है, तो उसका विकास एक साथ करता है, तो उसे क्षैतिज सहसंबंध कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे सहसंबंध विधि की कार्य विधि। सहसंबंध विधि के तीन रूप हैं: पाठ्यचर्या के समस्त विषयों और क्रियाओं में सहसंबंध स्थापित करना और पाठ्यचर्या के किसी एक विषय अथवा क्रिया को केंद्र मानकर उसका अन्य विषयों एवं क्रियाओं से संबंध स्थापित करना। ये दोनों सहसंबंध की अति हैं और अति किसी भी चीज की बुरी होती है। इस बीच हमने इस प्रकार के सहसंबंध करने के जितने प्रयास किए वे सारे सफल रहे। किसी एक विषय का शिक्षण करते समय उसके दूसरे किसी एक अथवा अनेक विषयों एवं क्रियाओं से स्वाभाविक संबंध स्थापित करते हुए उन्हें एक साथ विकसित करना किसी सीमा तक संभव हुआ है और लाभ कर इसे हम सहसंबंध विधि के इसी रूप की वकालत भी करते हैं। अब आता है सहसंबंध विधि और भाषा शिक्षण, जिसमें पहला बिंदु आता है भाषा के विभिन्न अंगों में सहसंबंध। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इन दोनों रूपों में शिक्षा देने के लिए हम बच्चों को मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं का शिक्षण भी करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है भाषा का अन्य विषयों से सहसंबंध। सहसंबंध की अंतिम सीमा तो ये है कि हम सभी विषयों एवं क्रियाओं का विकास एक साथ करें, परंतु ये बहुत कठिन कार्य है। हाँ, हम कुछ विषयों और क्रियाओं के कुछ अंगों को एक साथ सरलता से विकसित कर सकते हैं। उसके लिए भाषा शिक्षण के संबंध में पहले हमें समझना होगा कि भाषा के अन्य विषयों से क्या संबंध है, फिर हम उस संबंध को स्थापित करके विचार करना होगा। दूसरी तरफ हम पाठ्यचर्या का कोई भी विषय पढ़ाएं अथवा किसी भी क्रिया में प्रशिक्षण करें तो ये सब मातृभाषा के माध्यम से किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।